गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि प्रायः हम आप लोगों का समावेशी शिक्षा की क्लास को निरंतर लेते आ रहे हैं कोर्स 10। तो कोर्स 10 के अंतर्गत हमने पिछले क्लास में आप सबों का समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है, क्या भूमिका है, इस पर हमने प्रकाश डाला था। तो आज हम फिर आप सबों का अपनी क्लास में स्वागत है। आज हम अपने विषय के केंद्र बिंदु समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नया शीर्षक विशिष्ट शिक्षा में आकलन की प्रविधियां को लेकर चलेंगे। टेक्निक ऑफ असेसमेंट इन स्पेशल एजुकेशन, इसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा हमारे लिए क्या है, एक अहम हिस्सा है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है तथा जीवन के अनुभवों के द्वारा उसमें क्या होती है, प्रायः दिन वृद्धि होती है, जो यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। शिक्षा का अर्थ ही है विद्या प्राप्त करना। क्या है? शिक्षा का अर्थ ही है विद्या प्राप्त करना। तो विशिष्ट बालक के अंतर्गत हम शिक्षा को लेकर चल रहे हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कैसे इनके अंदर शिक्षा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत हमें कैसे डालनी है और उनको किन किन टेक्निक, किन किन प्रविधियों के माध्यम से उनकी शिक्षा में आकलन करते हुए हम उसका उत्तरोत्तर विकास कर सके। ठीक है। तो विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से क्या होते हैं, व्यवहार, गुण, मानसिक तथा क्या होते हैं, शारीरिक रूप से अलग होते हैं। और कुछ बालक क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, प्रतिभावान होते हैं, और कुछ बालक क्या है, एकदम पिछड़े हुए होते हैं। तो कुछ बालक जो असामान्य व्यक्तित्व वाले होते हैं तथा अपराधी प्रवृत्ति वाले होते हैं, उनके गुणों तथा आवश्यकताओं, क्षमताओं, रुचियों तथा अभिरुचियों के अनुसार उनके लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक विशेष क्लास, एक विशेष कक्षा का प्रबंध करना पड़ता है, ताकि हम उन्हें विशेष अभिरुचियों के अनुसार उन्हें हम अपनी विशेष शिक्षण सामग्री के साथ, विभिन्न कौशलों के साथ उनकी हम शिक्षा उसे हम प्रदान कर सकें। छात्रों के व्यवहार, योग्यताओं, क्षमताओं, गुणों आदि का मापन करने तथा शैक्षिक विकास है ना, उसका कैसा शैक्षिक एजुकेशन डेवलपमेंट होगा, उसका हम आकलन करने के लिए क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की तकनीकी तथा विभिन्न उपकरणों में क्या बोलते हैं, विभिन्न शिक्षण सामग्री के साथ हम इनकी क्या करते हैं, शिक्षा में हम इन्हें आवश्यकताओं की पूर्ति लाते हैं, ताकि हम इन्हें सही मार्गदर्शक दे सके। आकलन का निर्धारण की प्रक्रिया किस समय, किस सीमा तक सफल हो रही है, छात्रों की जो आकलन है ना, जैसे उनकी बुद्धि का आकलन किस सीमा तक सफल हो रही है, ये किस पर डिपेंड करता है, लर्निंग का स्तर पर, कि इसकी स्थिति है कैसी। क्या होते हैं, कुछ छात्र क्या होते हैं, पढ़ने के दौरान गैप रहता है, अटक अटक के बोलते हैं, कुछ छात्र जल्दी नहीं समझते हैं। तो इन सब चीजों की हम किसके द्वारा देखेंगे, इनकी लर्निंग गैप जो है, बच्चे कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ नहीं समझ पा रहे हैं, कहाँ इन्हें असुविधा हो रही है, इन सब चीजों की स्थिति को हम देखते हुए क्या करते हैं, प्रविधियों के विभिन्न प्रकार के हम क्या करते हैं, परीक्षण विभिन्न टेस्टों का सहारा लेते हैं, जिसके आधार पर हमें क्या होता है, ज्ञात किया जाता है कि आकलन की योजना है ना, उनकी विद्यार्थी की आकलन की जो योजना है वो कहाँ तक सफल हो रही है, तथा उसमें सुधार के लिए क्या करना है, कौन कौन सी प्रक्रियाओं को अपनाया जा सकता है।
अतः निर्धारण या है ना, अतः निर्धारण या आकलन की प्रविधियों को हम क्या करेंगे, निम्नलिखित रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। आप लोग अमुक बिंदुओं को नोट कर सकते हैं। पहला क्या है, प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, कैसे हम इसको ऑब्जर्वेशन ऐसे बालकों का हम कर सकते हैं। तो सामान्यतः देखिएगा कि ऐसे छात्रों को, पहला पॉइंट क्या है, प्रेक्षण। तो सामान्यतः हम क्या देखते हैं कि अनेक प्रक्रियाओं के माध्यम से छात्रों के अधिगम स्तर का, विभिन्न टेक्निक के द्वारा हम क्या करते हैं, अधिगम स्तर का पता लगाते हैं कि छात्रों को गणितियों का ज्ञान कराना चाहिए या विभिन्न अन्य विषयों का। तो उसे हम क्या करेंगे, सरल सरल तरीके से छात्र को, जैसे कि अगर कोई छात्र को सर्वे किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है गांव में, देहातों में घूम घूम कर, नगरों में, तो हम पहले वहाँ के एक समूह को लेते हैं, एक एरिया को, एक क्षेत्र को लेते हैं और वहाँ के बच्चों पर पहले हम निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं आंखों के द्वारा, है ना। उनकी मनोवृत्ति को देखते हुए हम क्या करते हैं, उनको उस वैसे छात्र को हम क्या करते हैं, गणितीय अगर प्रक्रिया से उसको हम अगर टेस्ट करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, तो वैसे छात्रों को हम बाजार से सामान लाने में क्या करते हैं, रुपयों को गिनने तथा सामान की मात्रा बताने में क्या करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की गणितीय प्रक्रियाओं से क्या करते हैं, हम उनको रुपये गिनने की प्रक्रिया में हम उनका बाजार से सामान लाने के दौरान हम उनको कुछ रुपये देते हैं ताकि पता चले कि ये छात्र कितने रुपये के सामान लाए, कितने का क्रय किया, कितने का विक्रय किया और कितनी मात्रा में इनके पास, कितनी अमाउंट इसके पास बची। तो रुपयों का जो गिनने और सामान लाने में, जो लेन देन में इनका जब प्रयोग हो जाता है, तो यहीं पर हमें क्या पता चल जाता है, उनका अधिगम कि सही रूप में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये हम क्या करते हैं, इसके ऐसे बच्चों को हम स्वच्छता से तुरंत प्रकट कर लेते हैं कि कहाँ पर इनकी त्रुटियां आ रही है और हम तुरंत इनका आकलन कर लेते हैं। तो आगे हम क्या, तो हम क्या मानते हैं कि अधिगम सही रूप में चल रहा है। और इसके साथ साथ छात्रों की क्या करते, स्वच्छता के बारे, सफाई के बारे में भी प्राय ध्यान दिया जाता है। जो छात्र अपनी व्यक्तिगत रूप से स्नान करके स्वच्छता से आते हैं और विद्यालय के वातावरण में, परिवेश में स्वच्छ रहते हैं और स्वच्छ रहते हुए मान लेते हैं कि यह व्यक्ति क्या है, इसका व्यक्तिगत अधिगम क्या है, सफल है ना। ये गणितीय प्रक्रिया करते हुए, विभिन्न विषयों को समझते हुए विद्यालय के वातावरण में स्वच्छता के साथ आता है। तो इस पर हमें क्या होता है, ऐसे छात्रों को हम तुरंत ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं कि ऐसे छात्रों को सफल बनाने में हमें कम समय लगेगा। और जो छात्र इन सब चीजों, है ना, इन सब चीजों की त्रुटियां पाई जाती है, वैसे में क्या होती है, शिक्षकों को ज्यादा समय देना पड़ता है और विभिन्न टेक्निक के सहारे इन्हें हमें मार्गदर्शन करना पड़ता है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट हम इसी के अंतर्गत देखेंगे, उपाख्यान लेखन। उपाख्यान लेखन, रिकॉर्ड राइटिंग। इनका रिकॉर्ड राइटिंग कैसा हो, जैसे छात्रों के द्वारा संपन्न किए जाने वाले विभिन्न तरह के जो उपाख्यान लेखन जो हम इसके माध्यम से हम कर रहे हैं, वो अधिगम की सफलता एवं असफलता के बारे में हम क्या करते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। जैसे अगर हम कुछ कहानी, कविता या कुछ शब्द इन्हें हम लिखने के लिए दे और उससे संबंधित हम क्या करें, विभिन्न प्रकार की घटनाओं और वृतांतों के बारे में हम उन्हें लिखने के लिए दे और परिस्थितिवश किसी विशेष में उसके व्यवहार और विशेषताओं को अंकित किया जाता है, उसके व्यक्तित्व के द्वारा सीखे गए ज्ञान का एक सार प्राप्त हो जाता है और उसकी प्रगति का सूचक होता है। जैसे अगर हम इसे उपाख्यान के अंतर्गत में अगर हम इन्हें क्या करें, उपाख्यान राइटिंग के दौरान अगर किसी महापुरुष का चित्र और किसी घटना के बारे में हम इन्हें बताकर उसे हम लिखने का आदेश देते हैं,
बोलते हैं कि इसके बारे में, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि कक्षा कक्ष में क्या है, विभिन्न प्रकार के छात्र रहते हैं, तो उनकी लिखने की शैली कहाँ है, कहाँ पे त्रुटियां पाई जा रही है, और उसका व्यक्तित्व तो उससे क्या करता है, सीखे गए ज्ञान से कहाँ तक उसका सार तत्व सही है, ये हम पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण को प्राय क्या करते हैं, दो प्रकार से बांटा गया है। पहला क्या है, निबंधात्मक परीक्षण। ऐसे टाइप टेस्ट हम कैसे लेते हैं, तो देखा जाए जैसे क्लास में या हमेशा प्रतियोगिता परीक्षा में होती है कि बच्चे निबंध प्रतियोगिताएं हो रहा है, बच्चे को इतने शब्दों में लिखना है, तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें दौड़ लगाते हैं। ये क्विज प्रतियोगिता जब होती है तो हम उसमें निबंध के द्वारा क्या करते हैं, किसका सबसे अच्छा है तो A ग्रेड, B ग्रेड, इस तरह से हम इसे प्राय देते हैं। तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम विशिष्ट छात्रों का कैसे आकलन करेंगे, वो हमें देखना है। तो अनेक अवसरों पर हम छात्रों को तर्क एवं चिंतन शक्ति को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, निबंधात्मक, उनकी तार्किक शक्ति कितनी मजबूत है, उनकी चिंतन शक्ति, बौद्धिक क्षमता उसकी कितनी सरल है और वो कितनी जिज्ञासा से है, वो हम नापने के लिए इन्हें क्या करते हैं, निबंधात्मक परीक्षणों का आयोजन करते हैं, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न को भी सम्मिलित करते हैं। लघु के साथ साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हम लोग रखते हैं कि छोटा और बड़ा दोनों को हम लोग सम्मिलित करते हैं। यदि और उसका क्या करते, एक टाइम निर्धारित करते, एक समय निर्धारित करते हैं। यदि छात्र निर्धारित मान को समय के अनुसार क्या करता है, उत्तर सही देता है, तो हम मान लेते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया हमारे लिए क्या हो रही है, सफल हो रही है। शिक्षक जिन चीजों को सिखाया है, बच्चे क्या करें, उसमें कम समय लगा रहे हैं, निर्धारित मान को में समय की अवधि को ध्यान देते हुए वह अपना क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो इस अधिगम की प्रक्रिया को सुलभ एवं सफल बनाने की आवश्यकता है। अब दूसरा क्या है, इसी के अंतर्गत पॉइंट क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे किस टाइप के इसमें आने चाहिए। तो इस प्रकार के कैसे हम जैसे अभी हमने क्या बताया, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके द्वारा हम लोग आंक लेंगे छात्रों को। उसके बाद हम क्या करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा कैसे बच्चों को आंकना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करेंगे, सत्य असत्य प्रश्न, बहुविकल्पिक प्रश्न, रिक्त स्थान, पूर्ति स्थान और मिलान संबंधी क्या क्या प्रश्नों में सत्य असत्य की जानकारी, प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थान और पूर्ति स्थान। पूर्ति स्थान में कुछ सेंटेंस को लिख देना है और उसमें बीच में गैप छोड़ देना है, उसको क्या करते हैं बालक उसमें फिल इन द ब्लैंक्स को वहां पे भरते हैं। तो मिलान संबंधी प्रश्न, कॉलम ए और बी, और ए का बी से मिलान करना है कि कौन सा शब्द उसके साथ जोड़े मिलाए जाते हैं। प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इसके उत्तरों में क्या होती है, वैधता एवं विश्वसनीयता का समावेश होता है। इस प्रकार के प्रश्नों के प्रयोग से, इस प्रकार के प्रश्नों के प्रयोग से क्या होता है, व्यापक प्रतिनिधित्व, एक चीज का चुनाव करते हुए अधिक से अधिक क्या होता है, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन हो जाता है ना। क्योंकि हर चैप्टर से अगर कुछ हम एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेते हैं अपने कैरिकुलम पाठ्यक्रम के अनुसार, तो हमारा क्या है, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन क्या है, बहुत सरल शब्द से हो जाता है। और इस प्रश्नों का प्रयोग करके क्या देखा जाता है कि छात्रों को विषय वस्तु का क्या है, अपेक्षित ज्ञान है कि नहीं है। हम तुरंत उसकी त्रुटि को एक एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न से और रिक्त स्थान से और सत्य असत्य से बहुविकल्पिक प्रश्नों के द्वारा माध्यम से हम बच्चों की क्या करते हैं, अधिगम स्तर को जान लेते अधिगम स्तर को जान। तो माना क्या जाता है कि अधिगम सरल एवं सुलभ है, अधिगम सरल एवं सुलभ है, और अन्यथा की स्थिति में इसे सरल एवं सुलभ बनाने का प्रयास किया जाता है। अन्यथा की स्थिति में से हम क्या करते हैं, सरल एवं सुलभ बनाने का प्रयास किया जाता है, जिससे उद्देश्यों को जैसे ही जब ये उनकी सरल एवं
सुलभ आ जाएगी, है ना, उनके पाठ्यक्रम के विषय और सीखने की, है ना, अधिगम स्तर सीखने की स्थिति का जब प्रयास जो है वो सरल एवं सुलभ हो जाएगी, तो हमारे लिए क्या होगा, वैसे छात्रों के लिए उद्देश्य, जिससे उद्देश्य को वो अपने प्राप्त कर सकेंगे। तो अब हम नेक्स्ट आगे इसी को लेकर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मानकीकृत परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण, तो इस प्रकार के परीक्षणों के द्वारा छात्रों की क्या होती है, शैक्षिक उपलब्धि के बारे में विचार किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षणों के द्वारा छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के बारे में विचार किया जाता है। इन उपलब्धियों के आधार पर अधिगम की सफलता एवं असफलताओं पर निर्भर करती है। इस प्रकार के क्या होते हैं, उपलब्धियों के आधार अधिगम की क्या देखा जाता है, मानकीकृत परीक्षण, स्टैंडर्ड टेस्ट में हम क्या करते हैं कि अधिगम की सफलता एवं असफलताओं पर निर्भर करते। इस प्रकार के परीक्षणों में क्या करते, संश्लेषण, विश्लेषण एवं उच्च कोटि की सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से छात्रों की उपलब्धियों का ज्ञान पूर्णतः वैध एवं विश्वसनीय रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग भी व्यापक रूप से क्या किया जाता है, विस्तार रूप से अधिगम की स्थिति को ज्ञान के बारे में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शिक्षक निर्मित परीक्षण। शिक्षक निर्मित परीक्षण, टीचर मेड टेस्ट। कैसे शिक्षक निर्मित परीक्षण के अंतर्गत क्या करते हैं, छात्रों की उपलब्धियां, विश्वसनीयता, वैध कैसे इन सब चीजों का प्रयास होता है। इन प्रयासों में शिक्षण अपनी सुविधा के अनुसार, छात्रों की सुविधा के अनुसार, छात्रों की योग्यता के अनुसार क्या करते हैं, ऐसे करके शिक्षक उनका परीक्षण लेते हैं। तो इसीलिए क्या बोला गया, शिक्षक निर्मित परीक्षण। शिक्षक निर्मित परीक्षण के अंतर्गत शिक्षक द्वारा स्वयं की आवश्यकताओं एवं छात्रों की वैध तथा विश्वसनीयता उपलब्धि ज्ञात करने के लिए शिक्षक द्वारा प्रयास किए जाते हैं। शिक्षक के द्वारा प्रयास किए जाते हैं और इन प्रयासों में शिक्षण अपनी सुविधा एवं छात्रों की आवश्यकता के अनुसार, छात्रों की योग्यता एवं स्तर के अनुसार क्या करते हैं, छात्रों के अनुसार, योग्यता के अनुसार क्या करते हैं, छात्रों के अनुसार प्रश्नों का निर्माण करते हैं। उनके जैसे ही हम उपलब्धि का परीक्षण कर लेते हैं तो क्या करते हैं, उनके अनुसार छात्रों की योग्यता एवं स्तर के अनुसार प्रश्नों का निर्माण करते हैं तथा अधिगम की सफलता एवं असफलता का निर्णय करते हैं। जैसे ही हम, जब कहने का मतलब शिक्षक के द्वारा, तो जैसे ही शिक्षक इनकी उपलब्धि का परीक्षण कर लेते हैं तो क्या करते, छात्रों की सफलता एवं असफलता का यह स्वतः उसकी क्या करते, तीव्र गति से उनका मापना या आकलन कर लेते हैं तथा आवश्यकता के अनुसार उन्हें क्या करते, सजेशन देते हैं कि कैसे इस क्षेत्र में ऐसा करना चाहिए। निदानात्मक परीक्षण, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निदानात्मक। अब कैसे इसका निदान हो, इस परीक्षण में 3 बिंदुओं पर ध्यान है। प्रथम बिंदु के अंतर्गत क्या करना है, कि अंतर्गत छात्रों की अधिगम कठिनाइयों को ज्ञात किया जाता है। प्रथम बिंदु में निदान, कैसे निदान देना है, प्रथम में क्या करना है कि छात्रों की अधिगम कठिनाइयों को ज्ञात करना है और द्वितीय बिंदु में क्या है, छात्रों के पिछड़ेपन का, किस कारण से बालक यहाँ पर पिछड़ रहे हैं उसका ज्ञात करना है और तृतीय बिंदु में क्या करना है, उसकी हमें सहायता करनी है। तो इस प्रकार निदानात्मक परीक्षणों से छात्रों की अधिगम की सफलता एवं असफलता के बारे में हम क्या करेंगे, ज्ञात कर सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार सुझाव देते रहते हैं या प्रस्तुत करते हैं। आकलन की उपरोक्त प्रविधियों के माध्यम से हम क्या पाए कि अधिगम की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार अधिगम को सभी छात्रों के लिए सरल एवं बोधगम्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें छात्रों की अच्छाइयों एवं दुर्बलताओं का भी आकलन किया जाता है कि कहाँ पे छात्र दुर्बल कमजोर पड़ रहे हैं, कहाँ पे पिछड़ रहे हैं। इन सब चीजों की हमें क्या करना, उपरोक्त प्रविधियों के माध्यम से हम क्या करेंगे, अधिगम की स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत है समावेशी विद्यालय में
निर्धारण या आकलन की क्या विधियां हैं, क्या इनके अंतर्गत क्या मेथड हम अपनाएंगे समावेशी विद्यालयों के अंतर्गत, समावेशी छात्रों के अंतर्गत, ताकि ये बच्चे क्या हो, सफल हो सके। तो समावेशी विद्यालयों में निर्धारण या आकलन की प्रक्रिया भी समावेशी रूप में ही की जा सकती है। समावेशी आकलन में उन सभी विधियों का प्रयोग होता है जो सामान्यतः आकलन की प्रक्रिया में होती है। समावेशी विद्यालयों में छात्रों का स्वरूप विविधता एवं विशेष आवश्यकताओं से संबंधित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आकलन की विधियों का क्षेत्र क्या हो जाता है, व्यापक हो जाता है, विस्तार रूप से हो जाता है। समावेशी विद्यालयों में आकलन की विधियां किस प्रकार की होनी चाहिए? समावेशी विद्यालय में आकलन की जो विधियां हैं, जो मेथड है, वो किस प्रकार की होनी चाहिए, इसका वर्णन हम क्या करते हैं, निम्नलिखित रूप से देखते हैं। अब हम प्रायः इसको निम्नलिखित रूप से देखेंगे। आप लोग मुख्य बिंदुओं को नोट कर सकते हैं। पहला क्या है कि समावेशी विद्यालय में आकलन की कोई एक विधि कार्य नहीं करती। समावेशी विद्यालय में आकलन की कोई एक विधि क्या है, कोई एक मेथड कार्य नहीं करेगा, वरन उसके लिए हमें क्या करना, विविध प्रकार, है ना, अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग कर सकते हैं या उपयोग में ला सकते। जैसे एक छात्र प्रतिभाशाली है तो उसके लिए आकलन परीक्षा के रूप में होगी। जो छात्र परीक्षा से डरता है उसकी गतिविधियों का निरीक्षण करके उसका आकलन किया जाएगा। और तीसरा कि कोई समस्या देकर उसका आकलन करता, तीसरे छात्र को क्या है, ये कोई समस्या देकर उसका आकलन किया जाएगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, अनेक विधियों का प्रयोग कक्ष के सभी छात्रों का मूल्यांकन। कहने का तात्पर्य क्या है, इसमें हमारा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या है, विभिन्न तरह के छात्र पाए जाते हैं, प्रतिभाशाली छात्र भी, और जो छात्र क्या है, गतिविधियां जो परीक्षा से डरता हो और अनेक विधियों के प्रयोग कक्ष से डरता हो, उन छात्रों का मूल्यांकन कैसे करना है, अनेक विधियों के माध्यम से। दूसरा क्या है, समावेशी विद्यालय में आकलन की वही विधि, समावेशी विद्यालय में आकलन की वही विधि सर्वश्रेष्ठ सुपर मानी जाएगी जो छात्रों को अधिगम स्तर के बारे में सूचना, मीन्स लर्निंग, है ना, कैसा लर्निंग के बारे में उसे प्रायः हमेशा इंफॉर्मेशन, नई नई चीजों के बारे में जानकारी मिले। यह विधि निरीक्षण, पर्यवेक्षण, साक्षात्कार, इंटरव्यू के माध्यम से, प्रोजेक्ट में से कोई भी हो सकती है। ये क्या है, ये कैसे समावेशी आकलन के सर्वश्रेष्ठ इसलिए यहाँ पर प्रोजेक्टर और साक्षात्कार और पर्यवेक्षण, क्योंकि किसी क्षेत्र में जाकर हमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से बात करते हुए, इंटरव्यू के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से हम कहने मतलब ये हमारी परिस्थितियों पर निर्भर करती है कि हम किस तरह के छात्र से हमारा ये ताल्लुकात हो रहा है या हम कैसे छात्रों से मिल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि समावेशी विद्यालय में आकलन में एक ही कक्षा के छात्रों के अधिगम स्तर में क्या हो रहा है, उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। समावेशी विद्यालय में आकलन में एक ही कक्षा के छात्रों के अधिगम स्तर में क्या हो रहा है, उत्तरोत्तर विकास, आए दिन उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। इसके लिए छात्र अध्यापक क्या करें, सदैव, है ना, यहाँ पर भी क्या है, छात्र अध्यापक रहते हैं प्रशिक्षण के दौरान, वे क्या करें, सदैव प्रयासरत, ऐसे छात्रों के प्रति क्या करें, प्रयासरत कर रहे हैं, अपनी मेहनत दिखा रहे हैं कि ताकि ये क्या करें, समावेशी विद्यालय के जो छात्र हैं वे आगे निरंतर बढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट है, समावेशी विद्यालय में आकलन की प्रक्रिया में विविध विधियों करके छात्रों के अधिगम स्तर के सुधार के लिए नवीन स्रोतों तथा नवीन खोजों तथा उन विधियों को भी खोज की जाती है जो समावेशी कक्षा के छात्रों का क्या करते हैं, मूल्यांकन करने में पूर्ण रूप से सफल होते हैं। समावेशी विद्यालयों में आकलन में प्रयुक्त विधियों के बारे में क्या करते हैं, छात्रों के अधिगम स्तर का समग्र विकास के संदर्भ में विविध प्रकार की सूचनाएं प्रदान की जाती है। समावेशी विद्यालय में
आकलन के दौरान क्या है, प्रयुक्त विधियां, तरह तरह की उपकरण के द्वारा क्या करते हैं, छात्रों के अधिगम स्तर का मापन करते हैं और समग्र विकास करते हैं, और विविध प्रकार की हम सूचनाएं को भी लाते हैं, और उसके द्वारा हम क्या करते हैं, शिक्षण अधिगम व्यवस्था का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समावेशी विद्यालयों में आकलन की विधियों की सर्वोत्तम स्वरूप वह होता है जिसके माध्यम से अक्षम, अवंचित एवं विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूरी संभव होती है। क्या क्या होती है, समावेशी विद्यालयों में आकलन की विधियों की सर्वोत्तम स्वरूप वह होती है जिसके माध्यम से अक्षम बालक, अवंचित एवं विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूरी संभव होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समावेशी विद्यालयों में छात्रों के आकलन की विधियों के द्वारा हम सूचनाओं को प्रदान करते हैं जो कि उनके अधिगम स्तर को क्या करती है। अगर हम सूचनाओं नित्य दिन हम क्या है, नई नई सूचनाएं अगर हम लाएंगे और उनको प्रदान करते हैं तो उनके अधिगम स्तर को क्या करती है, ऐसे बालकों को प्रभावित करती है, और इस आधार पर छात्रों के अधिगम स्तर को सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि समावेशी विद्यालय में आकलन की विधियों के माध्यम से विद्यालय में जो शैक्षिक वातावरण है ना, वहाँ का जो शिक्षा का वातावरण है, निर्माण करने के मार्ग को प्रशस्त करती है, जिसमें सभी छात्रों की शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति क्या करती है, स्वाभाविक रूप से की जा सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, समावेशी विद्यालयों में आकलन की विधियों से छात्रों का पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण के संदर्भ में भी सूचनाएं प्रदान की जाती है। समावेशी विद्यालय में आकलन की विधियों के माध्यम से छात्रों के पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण के संदर्भ में भी सूचनाएं प्रदान की जाती है। इन सभी सूचनाओं को छात्र हित में उपयोग करके तथा उनका अधिगम स्तर, इन सभी जो सूचनाएं हैं वो छात्र वर्ग में क्या करते हैं, अधिगम स्तर को उच्च स्तर पर ला सकते हैं, उसकी शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, समावेशी विद्यालयों में आकलन की प्रक्रिया, कक्षा कक्ष प्रबंधन है ना, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, इस पर भी डिपेंड करता है हमारा विद्यालय में आकलन की जो प्रक्रिया है ना। सबसे बड़ा चीज है क्लासरूम का मैनेजमेंट, कैसे हम उसमें उपयुक्त संसाधन से उन्हें हम बच्चे को अपने मैनेजमेंट को, अपने प्रबंध को उन तक, बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे बच्चे शिक्षित हो सके, लाभान्वित हो सके, शिक्षा के प्रति वो उन्मुख हो सके। तो इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति हम क्या करेंगे, कक्षा कक्ष के अपने प्रबंध, विभिन्न प्रबंधों के द्वारा समावेशी विद्यालयों में आकलन कर सकते हैं। तो उपरोक्त विवेचन से क्या हो जा रहा है, स्पष्ट हो जा रहा है कि समावेशी विद्यालय में आकलन की विधियों का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है, जिसके द्वारा विद्यालय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था क्या होगा, इसके द्वारा विद्यालयी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था एवं पारिवारिक व्यवस्था संबंध सभी तथ्यों का आकलन किया जाता है जो छात्रों के अधिगम स्तर तथा शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की भी चर्चा की गई है कि हम छात्रों पर क्या है, सत्य असत्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पिक प्रश्न, हम इस तरह के प्रश्नों की है ना रेखा को हम दे सकते हैं कि बच्चे उनको कैसे उनको पूर्ति करें। समावेशी विद्यालय में आकलन या निर्धारण की प्रमुख उद्देश्य नहीं होता है। समावेशी विद्यालय में आकलन या निर्धारण का प्रमुख उद्देश्य नहीं होता है। ए है छात्र की रुचियों का विकास, ए है छात्र की रुचियों का विकास, और बी है समावेशन का प्रोत्साहन, और सी है बहिष्करण का प्रोत्साहन, और डी है अधिगम स्रोतों का विकास। ए है छात्र की रुचियों का विकास, और बी है समावेशन का प्रोत्साहन, और सी है बहिष्करण का प्रोत्साहन,
और डी है अधिगम स्रोतों का विकास। इन चारों वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से किन्हीं एक प्रश्न, एक आंसर पे आपको क्या करना है, सही लगाना है, सही का निशान लगाना। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, विशिष्ट शिक्षा में आकलन की प्रवृत्तियों का वर्णन करें। विशिष्ट शिक्षा में आकलन की प्रवृत्तियों का वर्णन करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।